नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सडनली जो है राहुल जो है वो सरकार थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बोलते क्यों नहीं थे इतने साल, चुप क्यों बने, मुंह में टेप लगा के क्यों रखा हुआ था? अच्छा, उनका जो जुमला था सूट बूट की सरकार, ये किसने दिया? क्या आज दिग्विजय सिंह उनमें वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके आने के बाद देख रहे हैं? कांग्रेस के अच्छे दिन आए हैं क्या? सडनली जो है राहुल जो है वो सरकार थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ये अच्छे दिन का जुमला जो है ये तो देश के लिए था और मोदी जी की सरकार आने के बाद अच्छे दिन आना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें तो विपक्ष में बैठना है और विपक्ष में बैठकर एक अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है और उसमें सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं, उसमें राहुल जी भी शामिल हैं। पहले तो लोग कहते रहे राहुल गांधी 10 साल कुछ बोले नहीं, उसके बाद जब बोले तो फिर उसके बाद गायब हो गए। अब वापस आए हैं तो एक नए रूप में आए। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में अपने दो महत्वपूर्ण विषयों पर, एक भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर और नेट न्यूट्रलिटी पर अपने भाषण दिए, बात कही, क्योंकि जनता और ये देश अपेक्षा करता है कि राहुल गांधी जी के बारे में वो ज़्यादा जाने, ज़्यादा समझे, उनके विचार क्या हैं कृषि के मामले में, उद्योग के मामले में, व्यवसाय के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, विदेश नीति के मामले में, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में उनके क्या विचार हैं, देश की जनता जानना चाहती है और उन्हें जनता की अपेक्षाओं के अनुसार एक मजबूती के साथ आगे आना चाहिए। और मैं तो शुरू से इस बात को कहता आया हूँ कि उनको दिखना भी ज़्यादा चाहिए और बोलना भी ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली। तो बोलते क्यों नहीं थे इतने साल, चुप क्यों बने, मुंह में टेप लगा के क्यों रखा हुआ था? टेप तो नहीं लगाया हुआ था, लेकिन होता है उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कोई योजना होगी कि हर व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स करता है, टाइमिंग के साथ करता है, अपॉर्चुनिटी के साथ करता है। तो हो सकता है कि टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी उन्हें अब ऐसा लगा हो कि अब उचित है। अच्छा, उनका जो जुमला था सूट बूट की सरकार, ये किसने दिया? सूट बूट की सरकार तो उन्हीं का जुमला है, किसी ने दिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है उनके में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है, परिपक्वता आ गई है? राजनीतिक परिपक्वता राहुल गांधी में शुरू से रही है। ये बात बिल्कुल मैं नहीं मानता कि उनके पास परिपक्वता नहीं थी। आप उनसे चर्चा करिए, किसी विषय पर ले लीजिए, उनका एक निश्चित विचार है जिसको वे बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रदर्शित भी करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं और या तो आप उनकी बात मान जाइए या वो आपकी बात मान जाएंगे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इनका एक बड़ा सुलझा हुआ एक व्यक्तित्व है। अब ठीक है, वो ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते रहे हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, जबकि होना चाहिए था। मैं तो इसको शुरू से कहता आया हूँ और मुझे इसमें लेकिन आप तो इस बात को उनको बता भी सकते थे कि राहुल जी, आपसे देश ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ज़्यादा बोलिए, लोग आपकी बातों को, आपके विचारों को सुने, तो आप क्यों नहीं करते? आप ठीक कहती हैं अनुराधा जी, मैं तो बोलता ही रहा हूँ और इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि आपसे जनता को अपेक्षाएं हैं राहुल जी। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री होने की संभावनाओं में सबसे अधिक संभावनाएं आपकी हैं कांग्रेस पार्टी में, तो लोगों और नॉन बीजेपी पार्टीज़ में। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको अपना व्यक्तित्व जो है और सशक्त तरीके से सामने लाना चाहिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी जब से छुट्टियों के बाद आए हैं तो वो पॉलिटिकली मैच्योर और परिपक्व हुए?
परिपक्व अनुराधा जी शुरू से वो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्शन होता है कि वो कॉरपोरेट्स के विरोधी हैं, इंडस्ट्री के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। उनमें एक ही दर्द है कि हमारे देश की जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, हमारे देश का जो पिछड़ापन नहीं मिटेगा, जो किसान और मजदूर और विशेषकर आदिवासी और दलितों के हालात नहीं सुधरेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है, लेकिन अमीर गरीब का फ़र्क बड़ा है। हमारी जो जीडीपी बड़ा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आज भी हम लोग 135 नंबर पर हैं। एग्जैक्टली लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर इंडिया और भारत जो है 135 नंबर पर है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है, कांग्रेस ही जिम्मेदार है, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। गांधी परिवार जिम्मेदार है, क्योंकि गांधी परिवार से इतने उन्होंने प्रधानमंत्री दिए। आपकी यूपीए की सरकार 2 पे जिसे कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस का तमगा लगा। आपकी यूपीए 2 की सरकार पर करप्शन के सबसे ज्यादा चार्जेस लगे। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, उसका खामियाजा आप लोगों ने भुगत लिया, मैं वो मान रही हूँ। मैं ये आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी 56 दिन के बाद वापस लौटे, दिग्विजय सिंह क्या उनको पॉलिटिकली मोर मैच्योर समझते हैं? वो पहले से ही मैच्योर थे और आज भी मैच्योर उतने ही हैं। बेटर हुए हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। उनकी मैच्योरिटी लेवल बेटर हुआ है कि नहीं? अभी मैं उनसे केवल एंटनी जी के साथ 10 मिनट मिला था और थोड़ी बहुत मुलाकात हमारी मंच पर रैली के समय हुई है, उससे ज़्यादा हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन रैली में उनका भाषण, पार्लियामेंट में 2 उनके इंटरवेंशन एक अच्छा लगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस बात का पहले से कहता रहा हूँ कि उनको और एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कह रहा था कि ये जितने भी आरोप हम पर लगे, क्रोनिक कैपिटलिज्म का, पॉलिसी पैरालिसिस का, आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है क्या? 80 पद खाली पड़े हुए हैं, सीवीसी के पद खाली पड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद खाली पड़े हुए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया गया है। सरकार तो धमक से चल रही है। धमक से कहाँ चल रही है? ऑर्डिनेंस पे चल रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी आज भूकंप आया है, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। अच्छा, इसका अनुराधा जी आज नरेंद्र मोदी जगह जगह जा रहे हैं, पूरी सरकार एकजुट खड़ी है। लगता तो है ना कि एक सरकार है, उसकी अनुराधा जी फैलाव है, अनुराधा जी उसकी धमक है। धमक कहाँ पर है? धमक कहीं नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही काम कर रहा है, मंत्रियों के अधिकार अपनी जगह प्राय समाप्ति हैं। और क्या मिला है अभी तक? किसान को क्या मिला? गरीब को क्या मिला? कॉर्पोरेट को क्या मिला? अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? कहाँ सुधार है? कहाँ सुधार है? ऐसी अर्थव्यवस्था हमें कहाँ सुधार है? ऐसी अर्थव्यवस्था हमें मिली, बिल्कुल गलत कहते हैं। मैं बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं वो, इसलिए मैं गलत कह रहा हूँ उनसे। आप देखेंगे कि सन 2012 से ही ग्रोथ में बढ़ोतरी होती चली जा रही थी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता चला जा रहा था। तो ये बात कहना गलत है कि खराब हालत में, हमें जब जो हालात मिला था 2004 में, उससे कहीं बेहतर हालात में 2014 में इनको मिला है। तो ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे जो बात कह रहा था कि देश में गरीबी कम हुई है और विशेषकर पिछले 10 सालों में नरेगा के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में गेहूँ, धान की कीमतें अच्छी मिली हैं लोगों को, कपास की कीमतें अच्छी मिली हैं, किसानों को फ़ायदा हुआ है, किसानों के हाथ में सेविंग्स आई हैं, सरप्लस आया है, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन के बाद भी, विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भी देश के का जो जीडीपी है, ग्रोथ है, अच्छा हुआ है। किसानों की आप बात कर रहे हैं, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर में कितने किसान मरे हैं इसका आंकड़ा आपको भी पता है, हम सबको भी पता है। आज उनकी सरकार आई है, उसके बाद आप लोग किसानों के मुद्दे पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार नरेंद्र मोदी का यही कहना है कि ये सरकार हमारे खिलाफ, कांग्रेस जो है विपक्ष सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बना रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि हमें आए हुए तो मुश्किल से भी 12 महीने भी नहीं हुए,
नरेंद्र मोदी उनकी लेगेसी है, हम तो उसी को कंटिन्यू, अगर उसी को हम ठीक कर दें तो बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में क्या करते रहे? परसेप्शन नहीं बनाते रहे, झूठी बातें नहीं करते रहे, कोसते नहीं रहे, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है, और अब क्या हो रहा है? तो आप लोग झूठी बातें कर रहे हैं। नहीं, झूठी बात नहीं कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हम लोग कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम लोग निभा नहीं पाए। इन्होंने क्या वादा निभा दिया? कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, हर व्यक्ति के हाथ में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अगर 15 लाख रुपए पहुंच गए होते हर खाते में तो अभी कोई किसान आत्महत्या नहीं करता होता। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्र में परचेजिंग पावर पैरिटी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हुई है क्षेत्रीय अर्बन एरियाज़ के बनस्पत, शहरी क्षेत्र के बनस्पत। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि उतनी ख़राब हालत में हमने देश छोड़ के नहीं गए थे जितनी ख़राब हालत में 2004 में हमको मिला था। उसके बावजूद भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल होने आया, मई का महीना आने वाला है, 11 महीने में कौन सा उल्लेखनीय काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो सर्वसम्मति से पारित किया गया था उसमें अध्यादेश लाकर उन्होंने गांव और शहर के बीच में एक खाई पैदा कर दी और किसान और सरकार के बीच में खाई पैदा कर दी। अगर उनको आज चर्चा के लिए भी तैयार हैं तो लोकसभा के अंदर वे कहते कि हम सेलेक्ट कमेटी को सौंपते हैं, ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बात करे, राजनीतिक दलों से बात करे, किसान के संगठन से बात करे और अच्छा किसानों के मजदूरों के हित में एक कानून लाए। चूंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं था तो आपने भूमि अधिग्रहण को एक मुद्दा बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का ये कहना है कि अगर भूमि अधिग्रहण हम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो स्मार्ट सिटीज कैसे बनेंगी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे बनेगा, कॉरपोरेशंस, और हम कैसे और लोगों के लिए हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अगर जब काम ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। नितिन गडकरी जी ने तो कल कह दिया कि हम तो कॉरपोरेट्स के लिए 1 इंच जमीन भी अधिग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर बताइए क्या किसकी बात माने, मोदी जी की माने कि गडकरी जी की बात माने? बेसिकली आप लोग सरकार पर इसीलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में आपको भी पता है कि आपका वहां पर बहुमत है और बात का नहीं है, और आप लोगों ने एक सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रहे। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि क्या किसानों का हक मारकर हम लोग ऐसा कानून बना दें जिसमें किसान का हक मार दिया जाए। एक इस बात को समझ लीजिए, चाइना के अंदर भी जबकि सारी ज़मीन चाइना की सरकार की है, वहाँ पर भी भूमि लेने में, किसानों से ज़मीन लेने में साल भर पहले 70 जगह पुलिस फायरिंग हुआ था और हमारे यहाँ भी स्थिति बन गई थी। इसीलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर विस्तार रूप से चर्चा करने के बाद ही एक ऐसा सर्वसम्मत एक कानून लाया गया जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्वीकार किया, पास किया। अगर नरेंद्र मोदी जी को उसमें कोई कमियां दिख रही थी तो उनको, जैसा मैंने कहा, चर्चा करना चाहिए था। अब झूठी बातें कितनी की जाती हैं। कहते थे कि डिफेंस के लिए, अरे डिफेंस के लिए तो हमने पहले से ही उसमें प्रोविज़न किया हुआ है। फिर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें भी प्रोविज़न किया हुआ है। हमने केवल कंसेंट काहे में रखा है? पीपीपीज एंड प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने हटा दिया, अब प्राइवेट एंटिटी को जोड़ दिया। इसका क्या कारण है? केवल व्यक्तियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने मित्रों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस विश्व में मोदी जी से सीखे। ये कुछ आप ज्यादा ही नहीं लगा रहे उनके ऊपर आक्षेप? मैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा अनुराधा जी, अगर कॉर्पोरेशन, अगर फैक्ट्री बनेगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, कौन मना कर रहा है? अरे कोई तो बनाएगा, कोई तो बनाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं, तो लोगों को भी फायदा तो होता है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कंसेप्ट तो यूपीए सरकार का था और उसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम में ये था कि कम से कम ज़मीन ली जाए। अब उसमें पूरे कॉरिडोर में 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ ज़मीन लेने का क्या औचित्य है, आवश्यकता है क्या? लेकिन आप 1-1 किलोमीटर दूरी पर सारे रेलवे ट्रैक पर सारे उस पर आप लेंगे तो आप इस बात को मान लीजिए कम से कम 2 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन किसानों की ली जाएगी, बचेगी क्या? इसे तो आप मानेंगे ना कि आपको एक मुद्दा मिल गया है। हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे लिए कोई राजनीतिक एनर्जी सोर्स मिल गया है, रिवाइव करने के लिए एक मुद्दा मिल गया। हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पे वापस आते हैं, आज जब राहुल गांधी वापस आ चुके हैं तो आपकी क्या राय है कि उनको तुरंत अध्यक्ष पद ले लेना चाहिए? ये छोड़ दीजिए ना, क्यों हम लोग इतना विवाद में पड़ रहे हैं? ये सोनिया जी पे छोड़ देना चाहिए, वो हमारी नेता हैं और कब कैसे क्या हो उन पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपका भी व्यू तो ऐसे ही, मेरा तो शुरू से व्यू रहा है, आज भी है, लेकिन इस पर बहस करने के बजाय सोनिया जी के विवेक पे छोड़ना चाहिए। बहस इसलिए हो रही क्योंकि 2 तरीके के व्यूज कांग्रेस के अंदर आ गए हैं। क्या सोनिया जी को रहना चाहिए या सोनिया जी राहुल जी को अध्यक्ष बना दे? किसी को आपत्ति नहीं है सोनिया जी के रहने से, किसी को नहीं है, और ये सोनिया जी पर ही निर्णय छोड़ना चाहिए। चलिए, लेकिन कुछ लोगों की ये कहना तो है और वो पब्लिक डोमेन में है, आपके संदीप दीक्षित जी हो गए, कि अभी राहुल जी को थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद वो बने, हमारी नेता अभी सोनिया गांधी ही रहे। किसने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती दी है? एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती नहीं दी है, ये कहा है कि राहुल जी को अभी थोड़ा और वक्त देने के बाद बनना चाहिए, चुनौती नहीं दी है। तो सोनिया जी पे छोड़ते क्यों नहीं है? अपनी राय देने के बजाय बेहतर यह है कि सोनिया जी पर छोड़ दीजिए। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा तो बन गया है ना कि कांग्रेस के अंदर जिसे कहते हैं कि 2 फाड़ इस तरीके से होना, ओल्ड वर्सेस न्यू, क्या ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड हो रहा है? कब? ऐसा कहीं नहीं है। अब अडवाणी जी और नरेंद्र मोदी जी तो गुरु शिष्य हैं, तो वो तो हो गया ना, सामने दिख गया। अडवाणी जी बेचारे आज पेरिफेरी पे है। हाँ, लेकिन उनसे आप पूछिएगा तो वो कहेंगे पेरिफेरी पे हैं, वो तो कहेंगे हमको निर्देशक मंडल का मेंबर बनाया हुआ है। तो क्या कांग्रेस में भी कोई निर्देशक मंडल बनने वाला है? बन सकता है, बन सकता है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, पर ऐसी कोई बात है क्या कि कांग्रेस? मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे जानकारी भी नहीं है। हाँ। लेकिन आप तो कहते हैं राहुल गांधी के गुरु समान से है, आप उनके पॉलिटिकल गुरु रहते हैं, तो क्या आपने ऐसा कोई सुझाव दिया है? उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है और मैं तो गुरु किसी का भी नहीं हूँ। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ। विजय सिंह जी, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी को खरी खरी बोल देते हैं। जब सब डर नहीं बोल रहे थे कि उन्हें बनना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, तब दिग्विजय सिंह बोले। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बात सुनी जाती है और सुनते हैं। अगर सुनते तो अभी तक काफी आगे बात बढ़ गई होती। लोगों का तो यही परसेप्शन है दिग्विजय सिंह जी कि आप आपने उनके कहा पॉलिटिकल हम इस परसेप्शन में ही पिछला चुनाव हार गए, जबकि रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी क्या थी? रियलिटी तो ये थी कि यूपीए सरकार में बेहद अच्छा काम हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई थी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था, पावर सेक्टर में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। उस परसेप्शन की बात कर रही है जो दिग्विजय सिंह जी के लिए है कि वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। पर कोई तो एडवाइस करता होगा, कौन लोग एडवाइस करते हैं उनको? ऐसा है कि राहुल गांधी जी हो या अनुराधा जी हो, हर व्यक्ति के पास कुछ काम करने वाले लोग साथ रहते हैं, जिनसे वो राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता, कई होते हैं। आपकी न्यूज़ 24 में भी जब आप कुछ निर्णय लेती होंगी तो सबसे राय मशवरा करती ही होंगी, उस तरह से वो भी काम करते हैं। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जब से छुट्टी के बाद आए हैं तो उनमें एक बहुत बदलाव नजर आ रहा है, तो लोग थोड़े से आश्चर्य में हैं। और खास करके सोशल मीडिया पर जो उनकी इमेज बनाई हुई थी वो अलग इमेज थी, है ना?
उस इमेज में बदलाव आया है, अच्छी बात है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उस बदलाव के पीछे किसका दिमाग है, कौन से लोग कौन से लोग साथ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खुद राहुल, कौन लोग उनके स्पीच को लिख रहे हैं, कौन उन्हें जुमला दे रहे हैं। उनको ना कोई जुमले की आवश्यकता है, ना उनको कोई स्पीच राइटर की आवश्यकता है। वो जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं अपने मन और मस्तिष्क के आधार पर करते हैं। आप तो देखते रहते हैं, राजनीति भी देखते हैं, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हो, और जिस तरीके से एक जेनरेशनल चेंज जब आप लोग सब राजीव गांधी जी के साथ आए थे तब हुआ था, आज उसी कगार पर कांग्रेस खड़ी है। एक तरीके से अगर समझे तो कि उसी कगार पे खड़ी है कांग्रेस, तो एक बार हो ही जाना चाहिए ना, नहीं लगता है? क्योंकि जो जेनरेशनल चेंज की बात है फिर वो इम्प्लीमेंट भी तो हो पूरी तरह से। ये निर्णय सोनिया जी को करने दीजिए, हम तो इसके पक्ष में हैं। लेकिन क्या कांग्रेस अधिवेशन में हो जाएगा? बातें अगर जब हो रही अभी तो मेंबरशिप चल रही है, 15 मई तक मेंबरशिप है, 15 मई के बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो तब देखिए क्या होता है। आज दिग्विजय सिंह जी खुल के बोल नहीं रहे, क्या बात है? ऐसा लग रहा होगा आपको, वैसे मैं तो हमेशा खुल के बोलता हूँ। लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि जनरेशनल चेंज आना चाहिए। इतना ही कह रहा हूँ कि देश में की आबादी नौजवानों की है, इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। अच्छा दिग्विजय सिंह जी, व्यापक घोटाले पर आपको कोर्ट से, वहाँ पर सरकार से फटकार मिली है। कौन सी फटकार है? कि ये मुझे तो कोई फटकार नहीं मिली आज तक। मैंने तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात कही है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझको मुकदमा कायम करके दिखाए। तो कह रहे हैं कि मुकदमा कायम करेंगे। करिए ना, करिए। तो कह रहे हैं आपके साथ जो प्रशांत पांडे थे उनके ऊपर केस करेंगे कि उन्होंने, करिए ना। उन पे क्यों करते? मुझ पे करिए, मुझ पे क्यों नहीं करेंगे? करिए ना। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि गिरोह काम कर रहा है। गिरोह मुख्यमंत्री को बचाने के लिए पूरी मध्य प्रदेश पुलिस लगी हुई है और पूरी भाजपा लगी हुई है। 1800 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 800 लोग और गिरफ्तार होंगे। इतना बड़ा कोई प्रकरण हो तो मुझे बता दीजिए। और उसमें मुख्यमंत्री के सचिवालय के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, राजभवन के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, महामहिम राज्यपाल जी के बेटे पर एफआईआर हो चुकी है, स्वयं महामहिम राज्यपाल पे एफआईआर हो चुकी है। इतना बड़ा कोई केस हो सकता है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे होता रहा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे? मैं तो जो करना है करूंगा। मेरी आखिरी दम तक मेरी लड़ाई होगी, जब तक इस व्यापम में निर्दोष लोगों को जो जेल में बंद कर रखा है, बेचारे बच्चों को, उनको छुड़वाऊंगा, और जो दोषी है, जो मास्टरमाइंड है, उनको सजा करवाऊंगा। नहीं, तो आप क्या करेंगे अब आगे? दिग्विजय सिंह क्या करेंगे वहां से जब अगर आपको फटकार मिलती है? और फटकार आप किस आधार पे फटकार कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वहां पे कोर्ट ने आप ये कहा है कि ये गलत किया है इन लोगों ने, ये इसमें कोई सबूत नहीं पाया गया। ठीक है, मुकदमा कायम करें मेरे खिलाफ। अगर ऐसा होता है कि आपको आपकी बात, मेरे लिए हर रास्ता खुला हुआ है, लेकिन मेरी लड़ाई आखिर तक रहेगी। इसमें मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, मेरा ये आरोप है, मैं आज उस पर दृढ़ हूँ। इसको आप कह रहे हैं कि आप लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, तो इसका क्या मतलब? आप बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाले हैं? सारे रास्ते खुले हुए हैं। क्या अगले हफ्ते में ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आदेश अगर मिलेगा तो उस पर अध्ययन करने के बाद निर्णय करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। तो ये थे आमने सामने में दिग्विजय सिंह जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।